सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ संख्या 9 एक माँ की बेबसी, जो कि एक कविता है। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी जो कवि हैं, उनके द्वारा यह कविता बहुत ही मार्मिक रूप से लिखी गई है। इस कविता को पढ़ते समय हमारे सामने कई प्रकार के चित्र उभर कर आते हैं, जैसे बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों के चित्र, और उन साथियों के साथ एक खास साथी जिसका नाम था रतन, और उसकी माँ का चित्र। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार के चित्र उभर कर आएंगे। तो कवि ने लिखा है कि इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता जो है धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता को हम लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और उसे अपने अंतरंग में लेने का प्रयास करते हैं। उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लग जाता है। आपने देखा होगा, कविता के भावों को समझने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी तो बचपन में पढ़ी हुई कविता को हमें ऐसा लगता है कि हमने इसे पहली बार पढ़ा हो। शायद आपको भी ऐसा होता होगा। आपने जो बचपन में आपकी 1 या 2 में जो अपनी पाठ्य पुस्तकों की जो कविताएं थी, उसे यदि आप आज देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कविता हमने पहली बार पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। अब ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि कविता को जब हम पढ़ते हैं, वह कविता हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। हमारे मन के अंदर एक कोने में वो घर बना लेती है और किसी मौके पर वो उभर कर आ जाती है। कोई ऐसा मौका जब आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे मुंह से उस कविता के लयबद्ध तरीके से हमने इस कविता को पढ़ा है, कविता गुनगुनाना हम शुरू कर देते हैं। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ जाए, आ रही है या नहीं आ रही, हमें इसमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो कवि बोलते हैं, अगर उसमें सिर्फ एक चित्र भी आपके मन में उभर कर आता है तो भी कविता क्या है, कामयाब है। तो भी कविता ऐसी है कि आपने जो कविता पढ़ी है वह कविता आपके लिए कामयाब है, आपके उद्देश्यों को सफल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कविता में हम सर्वप्रथम कविता का लयबद्ध तरीके से वाचन करेंगे। उसके बाद हम कविता के शब्दार्थों को पढ़ेंगे, जो इसमें कठिन शब्द आए, और आपको इसके बारे में हम एक सारांश बताएंगे। आइए सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे कविता को। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा लेकिन बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। देखो कितनी मार्मिक कविता लिखी है कवि कुंवर नारायण जी के द्वारा। वे क्या बोलते हैं, न जाने अदृश्य पड़ोस से, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से। अदृश्य का अर्थ होता है बेटा, जो चीज़ दिखाई न दे, जो चीज़ दिखाई न दे। तो शायद कवि ने उस व्यक्ति का जो घर की बात, जो रतन है उसका घर का क्या है, अदृश्य है। वो घर उसने देखा नहीं था कि वो किस घर से निकल के आता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह पता नहीं किस घर से निकल कर आता था खेलने के लिए, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, रतन एक बच्चा है, उसमें उसका क्या है, वह बोल नहीं सकता है। खेलता था हमारे साथ, लेकिन बच्चों के साथ वो खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह। अब एक टूटे खिलौने की तरह का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह बच्चा और बच्चों से थोड़ा सा भिन्न था, क्योंकि और बच्चे बोलते थे, हंसते थे, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर पाते थे, लेकिन रतन अपनी बातों को अपने
बातों को शेयर करने के लिए उसे काफ़ी दिक्कतें होती थी। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो जो रतन था देखने में तो वो छोटा बच्चा ही था, हर बच्चे के समान था, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इतना ही था कि वह बच्चा क्या था, थोड़ा अन्य लोगों से भिन्न था। आगे जानते हैं वो किस प्रकार से भिन्न था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। फिर एक शब्द आ रखा है, अगला एक शब्द आ रखा है अजूबा। अजूबा का अर्थ होता है बेटा, अजूबा का अर्थ होता है विचित्र। अजूबा का अर्थ होता है विचित्र। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, हम बच्चों के लिए विचित्र प्रकार का था, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो अपने मन से बोल नहीं पाता था, क्योंकि हमसे भिन्न था। वह क्या था, अन्य बच्चों से भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। वो थोड़ा सा लोग बच्चे जो बोल रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते थे, वह थोड़ा घबराता भी था। थोड़ा क्या करता था, घबराता। अब भिन्न, क्योंकि भिन्न था। भिन्न का मतलब क्या होता है, एक शब्द आ रखा है भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अलग। भिन्न का अर्थ होता है अलग। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम थोड़ा उससे घबराते भी थे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। उसकी घबराहटों को हम समझ नहीं पाते थे। उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, वह क्यों घबरा रहा है, क्यों वो लोग बच्चों से अपनी बात नहीं कर पाता है, वह क्यों इतना घबराता है। 9 इशारों में कही उसकी बातों को। और इशारों में, इशारों का अर्थ होता है संकेत। वह अपनी बातों को किस माध्यम से बोलता था, संकेत के माध्यम से। 9 इशारों में कही उसकी बातों को। 9 उसका भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर के छटपटाहटों को। उसकी भयभीत आँखों में, कहने का मतलब यह है कि वह डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ या सहमा हुआ। हर समय दिखता उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ। अब जितनी भी देर वह बच्चों के साथ खेलने आता था, उसकी माँ भी उनके पास बैठी हुई रहती थी। अब छटपटाहट, यहाँ पर एक शब्द आ रखा है, उसके अंदर की छटपटाहटों को। छटपटाहट का अर्थ होता है बेचैनी। छटपटाहटों का अर्थ होता है बेचैनी। उसके मन में क्या है, एक बेचैनी बनी रहती थी। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ। जितनी भी देर वह बच्चों के साथ खेलने रहता था, उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई रहती थी। निहारती रहती उसका खेलना। उसकी माँ उसकी जो खेल खेल रहा है, उसकी माँ उसको एकटक लगा के देखी रहती। निहारना का अर्थ होता है एकटक लगा के देखना। एकटक लगा के देखना। फिर देखिए, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा। बेहतर का अर्थ होता है और अच्छा। बेहतर का अर्थ होता है और अच्छा। जैसे जैसे बेहतर समझने लगा हूँ, बेहतर का अर्थ होता है और अच्छा। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। देखो, अब हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया। वो बच्चा क्यों घबराहट आती थी उसके अंदर, क्यों छटपटाहट, क्यों बेचैनी रहती थी, क्योंकि वह बोल नहीं पाता था। अब बेहतर समझने लगा हूँ, अब मैं अच्छी तरह समझने लगा हूँ उन लोगों की भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, अपने मन के विचारों को साझा नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते हैं। अब बोल रहे हैं कि मैं उन बच्चों को समझ पाता हूँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो याद आती है। अब झलकती, एक शब्द आ रखा है झलकती। झलकती का अर्थ होता है दिखती। झलकती का अर्थ होता है दिखती। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो बोल रहे हैं कि मुझे उस रतन की याद आती है जो उसकी माँ अपने बच्चे के लिए इतनी अधीर रहती है, इतनी परेशान रहती है। हर समय उसकी जो बेबसी है, जो हर समय उसकी बेबसी का अर्थ है उसकी जो लाचारी है, वह लाचारी इसलिए है कि वह उसका बच्चा बोल नहीं पाता है। वह बच्चों की से किस प्रकार से अपनी बातों को शेयर करेगा, किस प्रकार से वह खेल पाएगा, माँ का इसी प्रकार से उसकी माँ को चिंता रहती है। तो बच्चों, अभी हमने कविता का अर्थ जाना। ठीक है, एक बार हम कविता को पुनः गाते हैं, लयबद्ध तरीके से गाते हैं। सभी बच्चे उसे गाने का प्रयास करेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह
देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसका भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो प्यारे बच्चों, जो यह कविता है एक माँ की बेबसी, कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कविता है। इस कविता के माध्यम से हम उन बच्चों के मन के अंदर की बातों को समझ पाते हैं कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। कवि ने इस कविता में कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दों का जो इस्तेमाल किया है उसका मैंने आपको अर्थ बताया। अगली कक्षा में हम शब्दार्थों को दोबारा से पढ़ेंगे, उनके अर्थों को दोबारा से जानेंगे और कविता का स्वस्वर वाचन करेंगे। साथ ही कविता का सारांश मैं आपको बताऊंगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।